able to hear you, Arya. मैम बोलिए. एक्चुअली फिजिक्स का ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है मंडे को, क्योंकि मैं मतलब हेल्थ अच्छी नहीं थी तो मैं फर्स्ट ये चैप्टर का लेक्चर आज ज्वाइन. क्लास में नहीं थे आप? मुझे तो याद है आप थे. वो दूसरा नो आ गया था क्या फिर? नो मैम, मैम एक्चुअली 2 आ रही है. हाँ, वो दूसरा आर्या होएगा. आर्या ए पटेल बताएगा, फिर आर्या वी पटेल नहीं तो आर्या ए पटेल मुझे बताएगा. आर्या, हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? Ma'am, we started with point object. वी स्टार्टेड विद पॉइंट ऑब्जेक्ट, बात सही है, बट ऐसा तो नहीं हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ के ही छोड़ दिया था. हमने बोला था पॉइंट ऑब्जेक्ट एक ही टाइप का मोशन कर सकता है. जेनिल, वो मोशन का नाम क्या था? व्हाट काइंड ऑफ रोटेशनल. लाफा. ये फ्लाइंग लाफा आएगा तेरे घर तक अभी. रोटेशनल मोशन पगलू, ऐसा नहीं था. पॉइंट ऑब्जेक्ट कैन नेवर अंडरगो रोटेशनल मोशन. इट कैन अंडरगो व्हिच काइंड ऑफ मोशन? यस, लीनियर मोशन. हाँ, याद आ गया, लड़की को याद आ गया. लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं हम उसको. Point object can only undergo translational motion. It can never undergo rotational motion. Why? पंत बताएगा मुझे. पंत, why point object can never undergo rotational motion? पंत, हम चैट नहीं खेलेंगे पंत, हम आज क्लास में बात करेंगे. देखा, ये मेरे को पता ही था, इसको याद नहीं है लड़की को. सुजल, यस, यू टेल मी. Because in a rotational motion there is a fixed particle around which other particles move in circular motion. Very good, perfect answer. कि in rotational motion at least one point is to be fixed, at least. And if in point object there is only one point, if that would be fixed, who is going to circle around it? You move around the points, right? So हमारा जो कौन सा system of particles है, it can undergo 3 different kinds of motion. Those 3 different kinds of motion were translational motion, rotational motion and rolling motion, जो हमने 3 डिस्कस किए थे. ट्रांसलेशनल मोशन का क्या स्पेशल फीचर है? दृष्टि, what is the special feature of translational motion? Ma'am, it is due to in it we consider the force which is applied on it even. No, that is not a special feature, Drishti. It is applied on a system. No, translational motion, हम बात सिस्टम की कर रहे हैं. When a system undergoes translational motion, what is the most special feature about it? Preet Patel. Ma'am, linear velocity is same. Very good. All the particles of the system moves with same linear velocity. Very good. All the particles of the system move with the same linear velocity. ठीक है. रोटेशनल मोशन पे है, तो रोटेशनल मोशन के क्या 2 स्पेशल फीचर्स हैं. एक मुझे दक्ष बताएगा, एक मुझे विश्वा बताएगी. फर्स्ट वन गोज टू दक्ष. दक्ष, व्हाट इज द मोस्ट स्पेशल फीचर अबाउट रोटेशनल मोशन? मैम, रोटेशनल मोशन में दोनों मोशन साइमल्टेनियस, मतलब ट्रांसलेशन मोशन और लड़का फंस गया है. लड़के को याद नहीं है, रिव्यू नहीं करके आया है ये वो लड़का. ऑल राइट, विश्वा पटेल बताइए मुझे क्या है फीचर. मैम, उसमें डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी होती है और सेम एंगुलर वेलोसिटी. किसकी डिफरेंट वेलोसिटी होती है? मेरी, तुम्हारी, ये फेरिन की किसकी डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी होती है भाई? All the particles of the rigid all the particles of the system, all the particles of the rigid body move with different linear velocity but same angular velocity. Very good. Same angular velocity. Idaksh क्या करता रहता है? अच्छा, जो तू बोल रहा था उसको क्या बोलता है अभी बताते हैं, जिसमें 2 अलग-अलग रोलिंग मोशन. रोलिंग मोशन याद तो आ गया लड़के को. Rolling motion was the kind of motion in which both translational and rotational motion were taking place simultaneously. फिर हमने फर्दर फ्लो चार्ट बनाया था, और वो फ्लो चार्ट में हमने बोला था रोटेशनल मोशन के भी 2 टाइप्स हो सकते हैं. What are those 2 types? Perrin?
What are those two different types of rotational motion? पर तूने नहीं बताया ना, मैं तेरे को मीटिंग से रिमूव कर दूंगी आज। तू दो क्लासेस अटेंड करता है, अब तू नहीं बता पाया, मैं मीटिंग से रिमूव कर दूंगी, सच्ची बता रही हूँ। मैम जस्ट अ सेकंड। नहीं, नो नॉट अ सेकंड, मैं 1 सेकंड भी नहीं दूंगी अभी। तो ये फेरिन जा रहा है, बाय बाय बोल दो सब फेरिन को। मैम ट्रांसलेशनल मोशन। मैं लगाऊं लाफा। ये मेरे पास ऐसा होना, ऑनलाइन में कुछ एक सिस्टम होना चाहिए था कि फ्लाइंग लाफे पड़े आपको। ये फेरिन और दक्ष को बहुत जरूरत है आज की क्लास में। ये जेनिल देखो डांस कर रहा है रेज हैंड के साथ। हाँ जेनिल बोल दे, तेरा आंसर बोल दे, तू बोल दे। Ma'am, about fixed point and about fixed axis. Rotational motion about fixed point and rotational motion about fixed axis. Ferin, this is not good. यार ये आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, पंत बताना चाहता है अब इस रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस के बहुत सारे फीचर्स बताएगा पंत। सुनो अभी, देखो फैन हो जाओगे आप लोग पंत के, मैं बता रही हूँ। यस पंत, पंत अगर तुमने मुझे इस बार मैसेज पे रिप्लाई दिया ना, मैं बात नहीं करूंगी। हाँ सर, हाँ सर, हाँ मैं ये फिर मैम बोला ना, मैम के आगे तो कुछ बोला नहीं, बोल। मैम वो अरे कंफ्यूज सर आप। देखो मैं सूजल को पूछूंगी, सूजल कैसे लिस्ट आउट कर देगा। सूजल, what are the features of rotational motion about fixed axis? When the particles move in circular motion whose center is the axis, the motion is perpendicular to the axis, then they move with same angular velocity but different linear velocity. The linear velocity increases as we move away from the axis. मैंने बोला था ना लिस्ट आउट कर देगा सारा, हर चीज बता दी। देखो फर्स्ट अपने स्टार्ट करेंगे, all the particles move with same angular velocity, all the particles move with different linear velocity, plus all the particles undergo circular motion whose centers lie on fixed axis of rotation, and all those circular planes are perpendicular to axis of rotation. Greater the distance from the axis of rotation, greater would be the linear velocity. Very good Sujal, very good. Yes Drashti, बताइए आपका क्या है? Ma'am just wanted to add a point that the particles on the axis have zero velocity. Particles lying on the angular velocity have zero velocity. Perfect, very good. सब particles जो fixed axis पे lie करते हैं उनकी zero velocities होती है, linear velocity zero होती है, ठीक है, very good. फिर rotational motion about fixed point को हमने कुछ नाम दिया था, क्या नाम था? वो नाम क्या था? रिया पटेल बताएगी मुझे, वो नाम क्या था रिया? Precessions. Precession, yes. Rotational motion about a single point is known as precession. पंत इसका एग्जाम्पल बताओ क्या था? स्पिनिंग टॉप। The motion of a spinning top, yes. फिर बेब्लेड। बेब्लेड जैसा मोशन जो होएगा वो जो है उनको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड पॉइंट। भाई ये बेब्लेड का एग्जाम्पल एग्जाम में मत लिख के आना, बेब्लेड लिखोगे टीचर भी हैरान हो जाएगी किसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। बेब्लेड नहीं चलता। नहीं बेब्लेड नहीं लिखना, मैंने लास्ट क्लास में क्लियर नहीं किया था कि आप लोगों को ये बेब्लेड नहीं लिखना है भाई, मरवाओ यार तुम लोग मेरे को, वो टीचर केस कर देगी मेरे ऊपर कि फिजिक्स कैसा पढ़ाते हो आप। बेब्लेड एग्जाम्पल राइट है बट ऐसा अपने एग्जाम में थोड़ी ना लिख सकते बेब्लेड, ये एग्जाम्पल राइट है, एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास। पता नहीं मैंने लास्ट क्लास में इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था कि नहीं किया था आप लोगों के साथ, बट मैं फिर से डिस्कस कर लूंगी। सेंटर ऑफ मास हम किसको बोलते हैं? एक इमेजिनरी पॉइंट रिजिड बॉडी का, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी at which we assume the whole mass of the body to be concentrated. At which we assume the whole mass of the body to be concentrated.
क्या ये पॉइंट एक्चुअली लाई करता है रिजिड बॉडी पे? नहीं, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट. ये लाई रिजिड बॉडी पे एक्चुअली नहीं होता है, बट ये हम मान के चलते हैं कि अगर हमने इस पॉइंट को बैलेंस कर लिया तो हमने पूरी की पूरी रिजिड बॉडी को बैलेंस कर लिया, ऐसा मतलब होता है. फॉर एग्जाम्पल, ये फोन को देख के जज नहीं करना, सबके घर में ऐसा फोन होता है, ठीक है. ये फोन है मेरे पास, और ये फोन में अगर मान लो इस फोन को मुझे इधर से उधर मूव करवाना या उठाना है, तो मैं ऐसा बीच से उठाऊं तो चलता है. कोई ऐसा नहीं ऐसे पकड़ पकड़ के मैं इधर उधर कहीं पे लेके जाऊंगी, नहीं, ऐसा नहीं करते हम लोग. आप अपने फोन के साथ भी ऐसा करते हो, अपने अच्छे खासे महंगे फोन के साथ भी ऐसा ही करते हैं कि हम एक जगह से बीच से होल्ड करते हैं. कोई जरूरी नहीं है वेरी वेरी सेफ, यू हैव टू बी वेरी सेफ, नहीं, ऐसा नहीं होता है. हम जब ऐसा इसको करते हैं, ऐसा पकड़ते हैं, तो उसका मतलब है मैंने इसकी सेंटर ऑफ मास को बैलेंस कर लिया. वो सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करो या पूरी रिजिड बॉडी को बैलेंस करो, एक ही बात है कि अगर वो पॉइंट बैलेंस्ड है तो मतलब कुछ नहीं होएगा, गिरेगा नहीं है. एग्जाम्पल, आप बोलोगे मैम आप सेंटर ऑफ मास में सेंटर से पकड़ोगे तो ही ऐसा होएगा. मैं बोलूंगी थोड़ा शिफ्ट कर दो, देख लेते हैं उसमें क्या होएगा. अरे गिर गया, मतलब मेरा सेंटर ऑफ मास बैलेंस नहीं हुआ था उस टाइम. तो कोई जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास एकदम बीचों बीच लाई करेगा. डिपेंड करता है आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन योर मास डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे सी सॉ का केस होता है. सी सॉ के केस में आपने देखा है कि जिस साइड पे मास ज्यादा होता था उस साइड पे वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता था. मान लीजिए ये सी सॉ है, ये बीच से ऐसा है, मैं अगर यहाँ पे ज्यादा मास रख दूं तो ये ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, राइट. यहाँ पे कर दूं तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है. उसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि इसका सेंटर ऑफ मास इसकी साइड पे जा रहा है, इसकी साइड पे जा रहा है जहां पे हेवियर है, जहां का मास ज्यादा है. तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज नियर, इट लाइज नियर टू मास, टू द ग्रेटर मास, ऐसे बोल देते हैं. इट लाइज नियर टू द ग्रेटर मास. फॉर एग्जाम्पल, आप बेबीज को जब होल्ड करते हो, बेबीज को ऐसा नहीं होता झूला खिलाते हो, मजे करते हो लोगों के साथ, ऐसा नहीं करते आप लोग. डर लगता है बेबीज के साथ ऐसा सब करने में. मैं बहुत करती हूँ, मेरे भाई के साथ मैंने बहुत ऐसा सब किया हुआ है. मेरा एक यंगर ब्रदर है, कपिल सर का सन, ही इज 3 years old. तो यू कैन इमेजिन वी हैव एन एज डिफरेंस ऑफ 20 years. वो बहुत छोटा है, तो ऐसी एज में मैं उसके बहुत मजे लेती हूँ क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकता है, किसी को शिकायत नहीं कर सकता है मेरी. तो व्हाट आई डू इज उसको ऐसे पेट से पकड़ के सुपरमैन बना के घुमाते. सब करते हैं ऐसा, हंस के बता दो मजे करते हो कि नहीं करते हो बच्चों के साथ. ऐसे सुपरमैन, हनुमान, कुछ भी नाम ले दो उसके आगे, उसको बहुत मजा आता है. ओ मैं बहुत बड़ा सुपर हीरो बन गया हूँ, ऐसा लगता है. तो व्हेन आई होल्ड हिम थ्रू हिज स्टमक, उसका ये मतलब है कि उसका सारा का सारा वजन उसके पेट में ही जाके चिपक गया है. आप लोगों में से कुछ लोग अग्री भी कर सकते हैं, मैम मैं तो जो भी खाता हूँ मेरे पेट पे ही चिपकता जाता है. ऐसा मेरे साथ भी होता है, बट फिर भी भगवान की दया से मैं बहुत ज्यादा ही पतली हूँ, तो पेट पे चिपकता भी तो फर्क नहीं पड़ता उस पर. सो व्हाट हैपेंस कि उसको जब मैं बीच से होल्ड करती हूँ तो उसका सेंटर ऑफ मास मैंने बैलेंस कर लिया. डजंट मीन कि उसके दिमाग में कुछ है नहीं, खाली है उसका दिमाग, या उसके पैर में कुछ है नहीं, ऐसा नहीं होता है. वहां पे भी मासेस है, बट मैंने उसके सेंटर ऑफ मास को बैलेंस कर दिया है. दैट इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू मीन. और आपके हाथ से जब बेबी गिरता है उसका मतलब ये होता है कि आपने सेंटर ऑफ मास को बैलेंस नहीं किया. गिराया भी होगा सबने, मैंने बहुत गिराए हैं बच्चे. मैं बाद में बताती नहीं थी उनके पेरेंट्स को कि मैंने गिरा दिया है, पर हो जाता है ऐसा, गलती से हो जाता है. गिर गिर के बड़ा होता है इंसान, ऐसा समझाते थे हमें, वो मैं अप्लाई कर देती हूँ लोगों के साथ, राइट. सो यस हीत, क्या डाउट है आपको?
मैम ये चीज जो आपने बोली मास में, मैम वो भी स्पेस में भी मैम यही होता है? स्पेस में कैसे? मैम स्पेस में तो मैम मैम किसी भी इंसान को मैम पीछे पकड़े या आगे पकड़े मैम वो तो मैम कांस्टेंट ही होता है मैम, ऐसे झुक नहीं जाता। स्पेस में देयर आर डिफरेंट रीजंस। आप फ्लोट कर रहे होते हो, आप वेटलेसनेस फील कर रहे होते हो, वहां पे बेचारा मास का रोल ही खत्म हो जाता है। वहां पे आप वेटलेस फील कर रहे होते हो कि इधर से उधर उड़ रहे हैं हमें ऐसा लगता है हम हवा में हैं, झूल रहे हैं। मैम अगर हमारा तो मैम उधर 1/6 मास होता है तो मैम अगर 60 केजी होगा तो मैम 10 केजी तो होगा ना मास। हाँ होगा ना, मैं कहाँ बोल रही हूँ, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं है, बिल्कुल भी मास नहीं है। मास तो आपका 60 का 60 ही है, एक्सपीरियंस 1/6 होता है वहां पे। मास तो आपका 60 केजी रहेगा, वो चेंज नहीं होता। कंटेंट ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी चेंज्ड, फील 1/6 होता है हमें वो, दैट इज द सिनेरियो। और वो जो मास आप फील कर रहे होते हो, जो उस टाइम पे क्या होता है वेटलेसनेस के सिनेरियो में, कि आप पे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स उस सरफेस पे लग रहा है, तो वो दोनों पे जब सेम फोर्स लगता है तो वो फोर्स को हम बोलते हैं कि ये इसकी वजह से नेग्लेक्ट हो चुका है। बेसिकली स्पेस स्टेशन भी क्या होता है, फ्री फॉल कर रहा होता है अर्थ की तरफ हर पॉइंट पे, और हम भी फ्री फॉल कर रहे होते हैं, तो हम दोनों का एक्सेलरेशन मैच हो जाता है। और जो हमारे लिफ्ट वाले केसेस में फॉर्मूला था ना mg माइनस a mg प्लस a, वो वाला फॉर्मूला वहां पे एप्लीकेबल हो जाता है। ओके मैम, थैंक यू। ऑलराइट, सो वहां पे सेंटर ऑफ मास, वहां पे आपको बैलेंस करना हो ना किसी को तो बैलेंस कर सकते हैं, वहां पे भी सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगेगा, बट द टू सिनेरियोस व्हिच वी आर कंसीडरिंग इज डिफरेंट, वो दो अलग अलग सिनेरियो। यस सुजल, Can you explain the last point again? क्या बेटा ये वाला? Yes, ma'am. ठीक है, सुजल इमेजिन करो, हाँ ये वाला चार्जर ले लेते, मैं चार्जर उठाती हूँ। देखो चार्जर के एंड पे ये जो होएगा इसका मास ज्यादा है, वायर का मास कम है, वी नो दैट। तो अगर मुझे इसको होल्ड करना होगा, ये यहाँ से मैं वायर पकड़ूंगी तो नहीं होल्ड हो पाता है, ये नीचे गिरता जा रहा है, मेरे हाथ से छूट रहा है। बट मैं अगर इसको यहाँ से होल्ड कर लूँ ना थोड़ा नजदीक से इसके, तो वो बैलेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास हेवियर साइड पे शिफ्ट हो चुका है, लाइटर साइड पे जाने के बजाय वो हेवियर साइड पे शिफ्ट हो गया है। फॉर एग्जांपल आपका इस मॉलिक्यूल का मैं एग्जांपल लेती हूँ, आपके पास लेट्स से मॉलिक्यूल है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16। अगर ये दो पार्ट ये क्या बोलते हैं अपने एलिमेंट्स हैं, मुझसे पूछा जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड को आपको बैलेंस करना हो तो किससे कैसे बैलेंस करोगे? आप बोलोगे मैम सेंटर से बैलेंस कर लो, मैं बोलूंगी गलत हो जाएगा, सेंटर से वो बैलेंस नहीं होगा। सेंटर से वो कब बैलेंस होता जब इन दोनों का मास 14-14 हो जाता, इन दोनों का मास 14 होता तो मैं सेंटर से उठाती बैलेंस हो जाता। बट अब सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? थोड़ा इस साइड पे, ऑक्सीजन की साइड पे, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, ऑक्सीजन की साइड पे चला जाएगा। कोई भी आप हेवियर ऑब्जेक्ट को जब उठाते हो तो आप बैलेंस करने की कोशिश करते हो, तो वहां पे आप एक्चुअली क्या बैलेंस कर रहे होते हो? उसका सेंटर ऑफ मास, जहां पे हेवियर साइड होता है वहां से बैलेंस किया जाता है। स्कूल में जब जाते हो टेबल्स को ऐसा नहीं पैर पकड़ के खींचते हैं, ऊपर से पकड़ के पुश करते हैं, डेस्क को ऊपर से पकड़ के पुश करते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा मास लाई कर रहे हैं उसका। इज दैट क्लियर सुजल? कोई कंफ्यूजन अभी इसमें? हाँ ना, कुछ तो बोलेगा यार, ऐसे क्या कर रहे हैं सुजल? Yes, ma'am. हाँ हाँ ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? हाँ Clear, ma'am. Clear. तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का जो मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ वो है वेटेड एवरेज। आप लोगों ने सबने एवरेज वर्ड सुना है, एवरेज या मीन निकालना, ये सब सुना है। हाउ डू यू कैलकुलेट मीन? कैसे फाइंड करते हैं मीन? जनरल हम मीन कैसे ढूंढते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन का? जनरल हाँ मैम, क्या हुआ? गायब हो या तू? हाँ मैम, मैम वो
चार्जिंग चाहिए ना इसलिए। मैं पूछ रही हूँ मीन कैसे ढूंढते हैं जनरल? सॉरी मैम। How do we find the mean? How do we find the average? Average total upon the n Right. number of Total sum of observations upon total number of observations. right है. So अगर मान लो मेरे को ये दो लोकेशन दे रखी है x1 x2, ये दो लोकेशन दे रखे हैं, अगर मुझे इसका एवरेज ढूंढना हो मैं क्या बोलूंगी x1 plus x2 divided by 2. This is how we calculate average. मान लो इसके साथ मुझे थर्ड और दे देते x3, तो मैं बोलते x1 plus x2 plus x3 divide by 3 कर दो. एक और बढ़ा दोगे नीचे मैं 4 कर दूंगी, सम ऐड करती जाऊंगी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाती जाऊंगी, उसको बोलते हैं एवरेज ढूंढना. वेटेड एवरेज का मतलब होता है हम मास के रिस्पेक्ट में एवरेज निकालें, मास के साथ कैलकुलेट करेंगे. वो करने के लिए मैं आपको बोलूंगी लेट अस कंसीडर अ 2 पार्टिकल सिस्टम. Let us consider a 2 particle system. What is a 2 particle system? कोई complicated लग रहा है आपको किसी को ये 2 particle system? नहीं, क्या दृष्टि क्या होता है 2 particle system? Ma'am, a system in which we only take two bodies or particles in consideration. Bodies बोलेंगे तो गलत हो जाएगा. 2 Particles. It is a body in which there are only 2 particles. It is an object in which we are considering. It is a system in which we are considering 2 particles. 2 पार्टिकल लिए मैंने जिनका मास है m1 m2. किसी भी पार्टिकल को स्पेस में आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो? How do you give the location of the particle? There are 2 methods to do that. How do you find the location? How do you locate the particle? Yes, Drashti. मैम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता होगा. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब क्या क्या पता होना चाहिए दृष्टि? मैम आई कैप जे कैप और के कैप मतलब उनका तीनों एक्सेस पे क्या डिस्टेंस है उनका शायद. तो हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए. बात सही है एकदम आपकी दृष्टि. वी शुड नो द कोऑर्डिनेट्स. जैसे आप लोग 10th स्टैंडर्ड तक करते आते थे ना कि कोई भी पॉइंट को लोकेट करना हो तो हमें x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए उसका, हम लोकेट कर देंगे. सेम ऐसे मैंने लिया मास m1 का कोऑर्डिनेट, सेम ऐसे मैंने लिया m2 का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, और हम बोल देते हैं कि लेट्स से इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसके सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने के लिए हम बोलेंगे x coordinate of center of mass would be given by m1 into x1 plus m2 into x2 upon m1 plus m2. इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज निकालना. लोग इसको देख के बोलते हैं मैम आपने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैथ्स का. ये वो नहीं है भाई, ये सेक्शन फॉर्मूला नहीं है, इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज ढूंढना. m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2. Similarly, हम YCM कैसे कैलकुलेट करेंगे? m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2. And by the same logic हम ZCM ढूंढेंगे m1 z1 plus m2 z2 upon m1 plus m2. Yes, दक्ष बताइए क्या डाउट है आपका? मैम ये जो आपने CM लिया ना सेंटर ऑफ मास वो समझ नहीं आया. मतलब ये मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिया कि ये लेट्स से यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, कोई भी जनरल लोकेशन है ये, वो जनरल लोकेशन मैं फाइंड कैसे करूंगी? इस फॉर्मूला से. बट मैम वो तो बॉडी पे नहीं होता. कोई जरूरी नहीं है. सेंटर ऑफ मास may lie on the body, may lie outside the body. और ये मेरा बॉडी है, ये बॉडी है जिसमें 2 ही पार्टिकल्स हैं, दूर दूर दिख रहे हैं सिर्फ. यस मैम. होते हैं एक दूसरे से, बट वो उनके बीच में बॉन्ड होता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो सिस्टम बना के रखते हैं. हैव यू हर्ड ऑफ दिस थियरी कि पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं
ऐसा एक थियरी है कि हमारे इतनी फोर्सेस एक्ट करती है यूनिवर्स में कि इट माइट बी पॉसिबल हम जैसे आप लोग टेबल पे, चेयर पे, बेड पे कहीं पे बैठे होगे, आप एक्चुअली उस पे बैठे नहीं हो, यू माइट हैव नेवर टच्ड योर बेड, वो सिर्फ आपको फोर्स फील हो रहा है। ये थियरी है, आप लोग गूगल पे जाके चेक करोगे तो आपको मिल भी जाएगा। वी माइट नॉट हैव टच, मतलब मैं आज यहाँ पे इसको टच कर रही हूँ ना स्केच पेन को, पॉसिबल है कि मैं टच नहीं कर रही हूँ इसको, ये सिर्फ फोर्स है मेरे और स्केच पेन के बीच का जो मुझे फील करवा रहा है कि मैं इसको टच कर रही हूँ। ऐसा एक थियरी है, थियरी का नाम नहीं पता यार, ये मैंने ये पढ़ा हुआ है कहीं पे, मेरे को भी मेरे टीचर ने बताया था, तो मैंने क्वेश्चन किया था उनको उस टाइम, तो तब मैंने जाके गूगल पे सर्च किया था, इट इज एक्चुअली ट्रू। उसके बाद मेरे को 2 दिन लोगों ने बोल दिया था इसके बारे में, फिर मैं आपको बता रही हूँ। आर्या पटेल, आर्या वी पटेल है क्या हमारे साथ क्लास में? यस मैम। दोस्त आपको समझ आया क्या आज जो हमने क्लास में किया, कि कहीं सब कुछ ऊपर से जा रहा है? नहीं मैम, समझ में आ रहा है। समझ आया, गुड। कहीं पे डाउट लगे तो पूछ लेना। यस मैम। ठीक है, यस। ओके चलो मैं एक चेंज करती हूँ। यस हीत, बताइए आपका क्या डाउट है? मैम अभी जो आपने बोला ना कि हमारे हाथ और स्केच पेन में जो फोर्स होता है तो हम उसे टच नहीं करते, मैम वो तो मैम हमारे और उसके बीच में मैम फोर्स बहुत नेग्लिजिबल होता है मैम। और मॉलिक्यूल्स में क्या होता है मैम? तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, वो न्यूक्लियर फोर्स होता है, क्योंकि अगर हमारे हाथ में बहुत सारे एटम्स हैं और स्केच पेन में भी बहुत सारे एटम्स हैं, तो वो 2 न्यूक्लियाई के बीच का फोर्स लग रहा है, एंड यू माइट बी एक्सपीरियंसिंग दैट फोर्स। मैम अगर हम उसे इजीली तो मैम वो डिटैच कर सकते हैं, मगर मैम वो जो न्यूक्लियर मैम जो एनर्जी होती है पॉजिटिव नेगेटिव आयन के बीच में, मैम वो तो मैम काफी ज्यादा होती है, तो मैम वो तो मैम एक्चुअली एक दूसरे को टच करते ऐसा फील होगा ना? न्यूक्लियर फोर्स में पॉजिटिव नेगेटिव के बीच की एनर्जी नहीं होती, वो न्यूक्लियस की एनर्जी होती है। मैम वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज डिफरेंट, वो तो बहुत ऊपर के लेवल की है, कुछ नहीं है उसके आगे। न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में, 10 रेज़ टू लगभग 15 टाइम्स ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इतनी ज्यादा है न्यूक्लियर फोर्स। हाँ तो मैम उसमें भी मैम बोला कि एक दूसरे को टच नहीं करते हैं वो जो मॉलिक्यूल्स। मैं यही बता रही हूँ, हम हो सकता है टच कर रहे हो, बट ये जो हम टच कर रहे हैं ये फोर्स फील हो रही है मुझे, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है ये मैंने टच किया है इसको। आपको कोई थप्पड़ लगाता है तो फील नहीं होता है गाल पे पड़ा है कुछ, वो क्या होता है, फोर्स ही लगता है ना। यस मैम। तो वही फोर्स हम यहाँ पे फील कर रहे हैं, व्हेन आई एम टचिंग इट, तो मुझे लग रहा है कि मैं फील कर पा रही हूँ इसको, दैट्स द केस। ओके। हम थोड़ा टॉपिक से साइड ट्रैक हो गए, टॉपिक था हमारे सेंटर ऑफ मास। दक्ष, इफ योर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सेंटर ऑफ मास देन आस्क इट। मैम इधर आपने 2 मासेस लिए, पर हमको ज्यादा मासेस दिए हो तो मैं लूंगी ना, देखो अभी अगला है यार, तू मेरी स्टोरी खराब नहीं करो ऐसे। 3 पार्टिकल सिस्टम पे आ जाता है, अभी तक हम 2 के साथ डील कर रहे थे, अब हम 3 के साथ डील करेंगे। 3 पार्टिकल में मैंने लिया M1, M2, M3। यहाँ पे मैंने लिया इसकी कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1, x2, y2, z2 एंड x3, y3, z3। ये 3 पार्टिकल्स हमने लिए और ये 3 पार्टिकल का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। xcm, ycm, zcm सेंटर ऑफ मास बताना है हमें। बताओ क्या होएगा फॉर्मूला? प्रखर मेहता बताएगा मुझे क्या फॉर्मूला बनेगा। प्रखर नेहा पटेल क्या फॉर्मूला बनेगा? दर्शन भट्ट क्या फॉर्मूला बनेगा? मैम मैंने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था इसलिए मुझे पता नहीं। आज के लेक्चर का, ये लास्ट का ही नहीं कुछ भी, आज मैंने जो करवाया वही है। हमने 2 पार्टिकल के लिए फॉर्मूला बनाया, 3 पार्टिकल के लिए क्या क्या चेंज आएगा सिर्फ। विश्वा आप राइट हो एकदम।
विश्वा गोहिल, परफेक्ट. हाँ मैम, उसमें 3 आ जाएंगे, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. देखा दर्शन, ऐसे ही घबराते रहते हो तुम, सब कुछ आता है तुम्हें, ऐसे ही घबराते रहते हो मैम लास्ट नहीं अटेंड किया तो ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है. नया टॉपिक है एकदम, लास्ट वाला टॉपिक इससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं था. हाँ. So this is the formula of XCM. Arya V Patel, you try for YCM. मैम m1y1 plus m2y2 plus m3y3 upon m1 plus m2 plus m3. Perfect, very good. Heli Patel, you try for ZCM. Janvi Patel, ZCM. m1 z1 plus m2 z2 plus m3 z3 upon m1 plus m2 plus m3. वाह वाह. अच्छा, अब सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ. इसका नाम क्या था ये मेथड का जो हमने किया है? इसको बोलते क्या है? जैनिल बताएगा मुझे. जैनिल, इसको बोलते क्या है हम? फ्लाइंग थप्पड़. नहीं पता. फ्लाइंग थप्पड़ मैं बोल रही, तेरे घर पे तो मैं ऐसा लगवा देती हूँ कुछ. प्रीत, क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम दिया था हमने? मैम एवरेज वेट मेथड. एवरेज वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज निकालना. यस, वेटेड एवरेज फाइंड करना. दिस इज व्हाट वी कॉल फाइंडिंग वेटेड एवरेज. अब कुछ लोग बोलेंगे मैम ये तो आपने 2 पार्टिकल 3 के लिए किया, मान लो आपके पास इनफाइनाइट पार्टिकल हो तो क्या करोगे? मैं बोलूंगी कुछ नहीं करेंगे अपने, तब आगे इसको और एक्सटेंड कर देंगे. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एन n पार्टिकल सिस्टम, n पार्टिकल मतलब बहुत ज्यादा, it could be infinite number of particles we are talking about here. So for that what we are going to do is write XCM as m1x1 plus m2x2 plus m3x3 up till mn xn upon m1 plus m2 plus m3 up till mn. ऐसा आप लोग करते थे ना 10th स्टैंडर्ड में, जब इनफाइनाइट पार्टिकल्स, इनफाइनाइट कोई क्वांटिटी होती थी उसके लिए डॉट 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 लगा के ऐड कर देते थे. अब ये डॉट 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 लगाने के बाद अपने एक और चीज सीखते थे, ऐसा करके सिंबल. ये सिंबल याद है क्या? क्या बोलते थे इसको? सिग्मा. सिग्मा. Sum of all the terms. Summation. Yes, sum of all the terms. Sum of mi xi, that is from I is equal to 1 to n upon summation of mi from I is equal to 1 to n. बेसिकली ये पूरा लिखना या ये इतना सा लिखना, दोनों का सेम ही मतलब है. They both are the same. They are not different. Similarly, YCM would be equal to m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 up till mn yn upon m1 plus m2 plus m3 up till mn, या फिर summation of mi yi from I is equal to 1 to n upon summation of mi from I is equal to 1 to n. And similarly ZCM would be equal to summation of mi zi from I is equal to 1 to n upon summation of mi from I is equal to 1 to n. You guys know na, summation is equivalent to integration. इंटीग्रेशन करने का मतलब भी होता है हम चीजों को ऐड कर रहे हैं, समेशन करने का मतलब भी होता है हम चीजों को ऐड कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो 1 से लेकर n होता है ना, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट. जैसा हम इंटीग्रेशन में करते थे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, कहां से कहां तक हम ऐड कर रहे हैं. अच्छा, मेरे को जब मैंने दृष्टि से क्वेश्चन पूछा था ना कि हाउ डू वी प्रेजेंट वन लोकेशन, तो उसमें बोला था उन्होंने कि कोऑर्डिनेट से कर सकते हैं. व्हाट वाज द अदर मेथड? मैंने बोला था 2 मेथड हो सकते हैं रिप्रेजेंट करने के. व्हाट इज द अदर मेथड? यस प्रीत. resolution of vectors. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलने की बजाय हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर.
आप आई कैप जे कैप के कैप ही डालना चाहते हो ना उसमें, आप भी यही चाहते हो डालना, मैं भी वही चाहती हूँ, बस उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ओके मैम। बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं, हम बोलते हैं एक और तरीका है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, एक और तरीका है लोकेशन को रिप्रेजेंट करने का, जिसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो हमें जैसे ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 ऐसे करके दे रखा है, हमें ऐसा भी दे रखा होता है r1 वेक्टर r2 वेक्टर अप टिल rn वेक्टर, और बोलते हैं बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास is equal to m1 r1 vector plus m2 r2 vector up till mn rn vector upon m1 plus m2 plus m3 up till mn। इसको एक और तरीका लिखने का, ये तो हमारा सबमिशन वाला हो गया, इसको मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं सबमिशन ऑफ mi ri वेक्टर from I is equal to 1 to n upon summation of mi। What if हमें पोजीशन वेक्टर ना दे रखे हो, हमें ये सब नहीं दे रखा है, हमें दे रखा है x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, और हमें वो बोला है पोजीशन वेक्टर बताओ सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, तो क्या करेंगे हम? हमें ये नहीं गिवन है इस बार, हमें गिवन है सिर्फ x y z के कोऑर्डिनेट्स सब पार्टिकल्स के, और हमें पूछा है पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। यस दक्ष। मैम हम सारे मतलब एक्स एक्सिस के पॉइंट का सबमिशन करेंगे, बाद में वाई एक्सिस और बाद में जेड एक्सिस, उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेंगे। कैसे करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, कैसे लिखेंगे? रूट ऑफ जो एक्स स्क्वायर का सबमिशन, नहीं का सबमिशन बात सही है, जो इन्होंने बोला ना, इन्होंने क्या बोला दक्ष ने कि अगर x1 y1 z1 ऐसे करके दे रखा है तो आप xcm ढूंढ लो, ycm ढूंढ लो, zcm ढूंढ लो, बात सही है वहां तक, उसके आगे क्या करेंगे? हम बाद में तीनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे और उनका स्क्वायर रूट करेंगे ना, फिर वो वेक्टर थोड़ी ना मिलेगा मुझे, स्क्वायर करके रूट करके ऐड करोगे और स्क्वायर रूट लोगे तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर थोड़ी ना मिलेगा। मैम 10 लगा सकते हो? क्या लगा सकते हैं हम? यूनिट वेक्टर मैम। हाँ लगा सकते हैं, लगा के बताओ कैसे लगाओगे? मैम उन सबको मैम हम ऐड करेंगे और नीचे हम उन सबका स्क्वायर करके रूट करेंगे। ऐड करेंगे स्क्वायर करके नहीं, वो भी फिर वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा, पोजीशन प्लस r बन जाएगा। यस सुजल। मैम xcm i कैप प्लस ycm j कैप प्लस zcm k कैप। बहुत इजी था दक्ष, ऑलमोस्ट क्लोज था इसके। xcm i कैप प्लस ycm j कैप प्लस zcm k कैप कर देंगे। अगर मान लो आपको कोई कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं x y z, आप क्या करते हो पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये दृष्टि ने किया नहीं था क्या आज? दृष्टि ने बताया था कि मैम ऐसे लिख देंगे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में, वही मैंने किया है। पोजीशन वेक्टर मुझे लिखना हो xcm i कैप प्लस ycm j कैप प्लस zcm k कैप। खबर पड़ी कि नहीं? बद्दुज समझ आई गई हो? गुजराती हाँ मैम थोड़ो थोड़ो बहुत खराब है गुजराती। हाँ मैम थोड़ो थोड़ो आ गयो। थोड़ो थोड़ो, अरे थोड़ो थोड़ो वाला कौन है यार? किसको ये थोड़ा थोड़ा आया? चलो थोड़ा थोड़ा का ना अपने परफेक्ट कर देते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं अपने इसके ऊपर। होमवर्क शीट 7.1 मैम एक मिनट मैम, वो प्रीवियस पेज का फटाफट फटाफट होमवर्क शीट 7.1 निकालो। 7.1 में कौन सा क्वेश्चन अच्छा है? लेट मी गेस। आपको वो वाला ट्रायंगल वाला एक क्वेश्चन दे रखा होगा कि ट्रायंगल पे हमने 3 मासेस रख रखे हैं 100, 200 और 150। मिला क्या वो क्वेश्चन लोगों को? यस मैम 11th क्वेश्चन। बस वो क्वेश्चन अपने करेंगे अभी, तो आपको पता चलेगा सेंटर ऑफ मास एक्चुअली कैसे फाइंड आउट करते हैं। रेडी?
कर दो पेज टर्न। क्या हो गया पंत, बोल दो सही। एक सेकंड में। इंटीग्रेशन बहुत स्मॉल क्वांटिटी के लिए कभी नहीं होता दक्ष, फालतू बात। इंटीग्रेशन हमेशा बड़ी क्वांटिटीज के लिए होता है, छोटे से स्टार्ट करते हैं बड़े तक लेके जाते हैं। जब हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स हो जाते हैं ना, तब हम इंटीग्रेशन करते हैं, वरना तो हम सीधा एडिशन ही कर ले। मुझे 2 + 2 करने में थोड़ी ना जोर आता है, 2 + 2 = 4। एक्स वाई जेड क्यों लिया और एक्स वाई क्यों नहीं ले सकते थे? क्योंकि मैं अपना जो पोजीशन है वो पूरा स्पेस में कवर कर रही थी। मैं अगर प्लेन की बात करती ना तो सिर्फ एक्स वाई से चल जाता, बट मैंने क्या कि एकदम एक्सटेंड करके ले लिया, सबसे मैक्स टू मैक्स जो पॉसिबल था वो कंसिडर कर लिया, इसलिए मैंने तीनों कोऑर्डिनेट्स लिए एक्स वाई जेड। ठीक है, ऑलराइट पंथ डन, खत्म हो गया अभी। कब का मैम? तो मैं तेरा ही वेट कर रही थी, तूने लिखा था इतना बड़ा सा रुको मैम ऐसा करके तूने लिखा था मेरे को। मैम फटाफट में लिख दिया। चलो 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 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन कौन रीड करेगा? फेरिन रीड करेगा। ये वीडियो बंद करके जिस दिन बैठ जाता है ना, उस दिन मुझे इस पे डाउट ही जाता है कि पढ़ नहीं रहा है लड़का। हाँ फेरिन रीड करो क्वेश्चन 11। Just a second, मैम पेज नंबर नहीं। जो वीडियो बंद करके बैठे ना, मैं आप लोगों के घर पे बात करूंगी और पूछूंगी कि मैम एक्चुअली इतना दिक्कत है क्या आप लोग की ये वीडियो चालू नहीं कर सकते? ये मुझे पता है पंत कर सकता है, दक्ष कर सकता है, हीत भी कर सकता है, प्रीत भी कर सकता है, ये 4 लोग तो वीडियो चालू कर सकते हैं, ये जानबूझ के करते नहीं है। तेरे देख पंत, तेरे तो मैं आज ही घर पे कॉल लगाती, तो मेरे को इतना परेशान करता है ना, वैसे भी आज ही तेरे घर पे कॉल जाएगा, देख अभी। Yes. Find the center of mass of 3 particles at a vertices of equilateral triangle. The masses of particle are 100 gram, 150 gram, and 200 gram, respectively. Each side of the equilateral triangle is 0.5 meter long. 100 grams, 150 grams and 200 grams, ऐसा ही है। ये है 0.5 मीटर लॉन्ग। ऑलराइट, अब आप बोलोगे मैम आपने तो ऐसा कुछ सिखाया नहीं था, अब इस केस में कैसे सेंटर ऑफ मास ढूंढे? किसी के पास कोई तरीका है सेंटर ऑफ मास ढूंढने का? हमें चाहिए m1 x1 m2 x2। चलो m1 m2 m3 मिल जाएंगे, बट x1 x2 x3 क्या लूं? y1 y2 y3 क्या कंसिडर करें? जब हमें कुछ नहीं गिवन हो ना, तो हमें क्या करना होता है, एक मास को, कोई भी एक मास को आप किसी को भी ले सकते हो, मैंने 100 को ले लिया है, 100 को मान लो ओरिजिन और यहां से पास करवा दो एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, तो मेरे 100 के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? 0,0। x1, y1 वुड बी 0,0। अब मैं बाकी सबके कोऑर्डिनेट्स बता सकती हूँ, बहुत इजी है बताना। देखो बाकियों के कोऑर्डिनेट्स बताऊं तो यहाँ से ये x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे कितना दूर है? 0.5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0.5, y एक्सिस पे तो कुछ है ही नहीं, 0.5, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स देखने जाऊं तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा इस साइड का हाफ, 0.5 का हाफ कितना होता है? 0.25। 0.25, तो पहला कोऑर्डिनेट बनेगा इसका 0.25। दूसरा कोऑर्डिनेट थोड़ा डिफिकल्ट है निकालना, क्योंकि दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए मुझे ये हाइट चाहिए। कोई तरीका है क्या आपके पास ये हाइट ढूंढने का? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं हम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, या फिर
ट्राइंगल कौन सा दे रखा है अपने को? इक्विलैटरल इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये एंगल होता है 60 डिग्री. sin 60 is equal to perpendicular h upon 0.5, perpendicular upon hypotenuse h upon 0.5. लोग मुझसे चैट में किसी ने क्या पूछा था अभी कि पंथ ने पूछा था कि 150 को क्या लिखेंगे. 150 को तो मैं बता रही हूँ क्या लिखेंगे, हाफ क्यों होगा. ये बात सही है भाई आप लोगों की, ये बात में आपका ज्योमेट्री थोड़ा वीक है. इक्विलैटरल ट्राइंगल से यहाँ से मैं अगर कोई मीडियन ड्रॉ करूंगी तो वो मीडियन जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह एक्ट करता है. ये इक्विलैटरल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है. मीडियन एक्ट एज एंगल बाइसेक्टर ओवर हियर एज वेल एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. 0.5 का आधा इसकी वजह से हो जाएगा. ठीक है. सो h upon 0.2 by root 3. h is equal to 0.5 into root 3 by 2, क्योंकि sin 60 का वैल्यू root 3 by 2 होता है. ये हो जाएगा 0.25 root 3. तो ये इसकी कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0.25 and 0.25 root 3. Let me tell you something also. 0.25 को आप 1/4 भी लिख सकते हो और इसको 1/2 भी लिख सकते हो. ठीक है. तो ताकि कैलकुलेशन में कई बार इजी हो जाता है ये सब लिखना. अब देखो मैं सारा चीजें आपको लिख के दे देती हूँ. M1 है मेरे पास 100 ग्राम्स, M2 है मेरे पास 150 ग्राम्स और M3 है मेरे पास 200 ग्राम्स. X1 है 0, X2 है 0.25, X3 है 0.5, Y1 है 0, Y2 है 0.25 root 3, Y3 है 0. मुझे फाइंड करना है XCM, YCM. द्विज परीग, आज आपने भाई कुछ नहीं बोला है क्लास में, ये आपको बताना पड़ेगा. अब XCM का फॉर्मूला क्या लगेगा? हेलो. हाँ मेरे को आवाज आ रही है, बोलिए. M1 x1 by M1 x1 plus M2 x2 plus M3 x3. अच्छा हाँ थर्ड वे सॉरी मेरी गलती है. प्लस M3 x3 divided by M1 plus M2 plus M3. Very good, Dwij, very good. M1 x1 plus M2 x2 plus M3 x3 upon M1 plus M2 plus M3. Yes, पंत बोलिए. ओ गलती से हो गया, सॉरी. ठीक है. सो यहाँ पे लगेगा 100 into 0 plus 150 into 0.25 plus 200 into 0.5 upon 100 plus 150 plus 200. So ये बन जाएगा 0 plus 150 डिवाइड बाय 4 को बता सकते हैं कि कितना होता है? 150 का आधा. ये मल्टीप्लाई कर दो, क्या इजी है करना. अब आंसर आ गया. आंसर आ गया. यस 100 ये कितना होता है मेरे को नहीं पता चल रहा है. 150 into 37.5 37.5 upon 450. तो ये आ जाएगा 137.5 upon 450. इसको फर्दर वो कैंसिल 0.3055 क्या आएगा? 0.3. 0.3. ठीक है, आप जैसा बोलते हो 0.3. YCM के लिए आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है. M1 Y1 plus M2 Y2 plus M3 Y3 upon M1 plus M2 plus M3. YCM के लिए भी सेम फॉर्मूला. नाउ इसको भी कैलकुलेट करोगे. इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट हो सकता है पॉसिबल. ये तो मैंने 100 को 0 पे लिया, अगर मैं 150 को 0 पे लेती तो क्या चीजें चेंज होती? नो मैम. होती. उसके हिसाब से अलग आता लोकेशन, क्योंकि मैंने अपना क्या कर दिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया.
मान लीजिए मैं वस्त्रापुर पे हूँ और फेरिन साइन सिटी पे है। अगर मुझसे कोई पूछेगा रिवर फ्रंट का लोकेशन क्या, मैं बोलूंगी मेरे घर से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर है। फेरिन के लिए तो वो ज्यादा होएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब चेंज हुआ तो जगह भी, लोकेशन भी तो चेंज हो गई ना उसके हिसाब से। सिमिलरली फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब मेरा 0 0 था, 0 0 के रिस्पेक्ट में जब ये 0 0 पे है उससे 0.3 मीटर आगे, और ये जो भी आपका आंसर आया उससे इतना ऊपर। बट अगर ये 0 0 पे होगा तो आपका आंसर अलग आएगा, और ये 0 0 पे होगा तो आपका आंसर अलग आएगा। तीनों केसेस में आंसर अलग अलग आएगा आपका। सो मेक श्योर योर मेथड इज राइट। आंसर कुछ भी चलेगा, नहीं आंसर आपको तो कुछ भी नहीं चलेगा, आपको तो वही चलेगा जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा हो। मेक श्योर आपके एनसीईआरटी में क्या दे रखा, वो तो मैं भूल गई थी, गुजरात बोर्ड का क्लास है भाई, वहां पे अपने कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल की तरह मिलेगा क्वेश्चन, देखो चेक करो। आपको मैंने आपको बोला था आपको एनसीईआरटी साथ में लेके बैठनी है, बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं लोग? एनसीईआरटी बुक साथ में लेके बैठने की आप लोगों को। यस दक्ष बताइए। एग्जाम्पल 7.1 है। एग्जाम्पल 7.1 ही है ना, उसमें किसको ले रखा है उन्होंने 0,0 पे? 100 grams। किसको ले रखा है? 100 को ले रखा, फिर हमारा 100 ग्राम्स को। बट उसको देखो उन्होंने किस तरीके से लिख रखा है। एग्जाम्पल में हाउ हैव दे रिटन इट, वैसा का वैसा आपको लिख के आना है, एग्जैक्टली उसी तरीके से। ऑलराइट, बोलिए लक्ष्य, क्या डाउट है आपका? मैम इधर अगर ये सम तो हमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, पर अगर मैम कोई दूसरा सम हो जिसमें फिगर्स डिफरेंट और सब कुछ डिफरेंट हो, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा राइट होगा एक्सेस? दक्ष 2 पॉइंट है इसमें। पहला तो आपको टेक्स्ट बुक के बाहर वो कुछ नहीं पूछेंगे, और अगर वो पूछते हैं, चलो पूछ भी लिया, तो आपका फिगर ही चेंज होएगा ना, आपका मेथड तो सेम ही रहेगा। तो टेक द फर्स्ट मास टू बी एट ओरिजिन। जैसे इसमें 100 पहला था, 100 को उन्होंने ओरिजिन पे ले रखा है, आप भी पहले को ओरिजिन पे ले लेना। ओके यस। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि आपको टेक्स्ट बुक के बाहर नहीं आएगा। They are not going to ask any question beyond your text. ठीक है? ओके मैम, यस मैम। Yes, Sujal. Ma'am, here we have interchanged 200 and 150 as per textbook. So if we do in exam, then we will get it wrong. टेक्स्ट बुक में अलग दे रखा है, टेक्स्ट बुक में 200 ऊपर है। Yes, ma'am. Then yes, definitely we are wrong here. We have to follow the text book completely. वो गलत दे देंगे आपको। अरे उनकी गलती नहीं है यार, उनको ट्रेनिंग ऐसा दिया जाता है। फिजिक्स गलत नहीं हो रहा, यू नो फिजिक्स तो वैसा का वैसा ही रहेगा। फिजिक्स इज नॉट गोइंग टू चेंज, भले मैं 100 को लूं, 200 को लूं या 150 को लूं। तो उन लोगों को ये है कि they have one answer key for them, जिसकी वजह से उनको जो आंसर की में लिखा होएगा ना वैसा ही चेक करके मार्क्स देने पड़ेंगे। They have to follow their answer key। वो तकलीफ है अपने को वहाँ पे। बट एडवांटेज ये है कि गुजरात बोर्ड का मेरिट अच्छा जाता है और आपको गुजरात के कॉलेजेस में ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। We have good colleges in गुजरात। So इसके लिए आपको एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी दोनों साइड पे अपने, राइट? फिर इन अकेले अकेले किससे बता रहे हो तुम? ऑल राइट, चलिए आई होप सबको ये क्लियर है। आगे बढ़े हम, आगे तो क्या बढ़ेंगे, आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। अभी आप लोगों को नेक्स्ट टाइम 3 एग्जाम्पल है, मैं आपको एक टेक्स्ट बुक से देख के बता देती हूँ कौन से नंबर